नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं विनोद सरवा हिंदी विषय से व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिस उसमें प्रेमचंद के द्वारा रचित एक कहानी पूस की रात शामिल की गई है। उस कहानी पर हम बात करेंगे, पूरी कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी से बनने वाले जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो हम जारी करें उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। देखते हैं, पूस की रात कहानी का नाम है, रचयिता इसके प्रेमचंद है, रचना काल 1921 ईस्वी, विधा कहानी है और मूल संवेदना है किसान जीवन की व्यथा या किसान जीवन की करुणी कथा। इस कहानी में कुल मिलाकर 3 पात्र हैं। हल्कू है, उसकी पत्नी मुन्नी है और उसका पालतू कुत्ता जबरा है। इस कहानी के अंतर्गत इस कहानी में हमें कुछ बिंदु और देखने को मिलते हैं जिन पर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं वो देखते हैं। देखें, एक किसान परिवार के बहाने से अधिकांश किसान परिवारों की आर्थिक बदहाली का ब्यौरा हमें दिया गया है। जमींदारी प्रथा द्वारा किए जाने वाले शोषण का विवरण प्राप्त होता है। आर्थिक व सामाजिक असमानता भी यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखक ने, और हम कहें कि कहानी के पात्र के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तमाम मुश्किलों के बावजूद या आर्थिक असमानता या आर्थिक विपन्नता के बावजूद पति पत्नी के मध्य एक सहज संबंध का विवरण प्राप्त होता है। महाजन व साहूकारों की शोषक प्रवृत्ति प्राप्त होती है। पशुओं से फसल बचाने की समस्या भी यहाँ पर प्राप्त होती है, और ये समस्या तो आज के दिन भी हमारे किसानों के साथ ही बनी हुई है। पालतू जीवों के साथ उनका जीवन कैसे होता है, एक किसान परिवार के पालतू जीव हैं, वो एक सदस्य की भांति उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो वह भी हमें यहाँ प्राप्त होता है। एक मनुष्य की जीवटता या उसकी जिजीविसा भी हमें देखने को मिलती है। नारी मन की सहज सजगता और चिंता भी हमें यहाँ पर इस कहानी में प्राप्त होती है। इस कहानी को पूरी को कुल मिलाकर 4 भागों में विभाजित किया गया है। चारों भागों को हम पढ़ेंगे, उसके पश्चात प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। देखते हैं पहला भाग। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, स्त्री का मतलब पत्नी से कहा, शहना आया है। शहना का अर्थ यहाँ पर है किसी साहूकार या महाजन का कोई कारिंदा या उसके द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति। लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। गला छूटने का अर्थ होता है पीछा तो छूटे, मतलब एक बार पिंडो तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। छोटे से एक लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुन्नी क्या कर रही थी। जब हल्कू ने उससे पैसे मांगे तब मुन्नी क्या कर रही थी, तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं। तो मुन्नी के अनुसार हल्कू के घर में या मुन्नी के घर में कुल कितने रुपए थे, तो 3 ही रुपए थे। दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। ये जो कम्बल है, इस कम्बल का अर्थ है कंबल। इस कम्बल का अर्थ क्या है, कंबल। आप देख सकते हैं कि किसान परिवार में भाषा जो बोली जाती है उसी भाषा का प्रयोग प्रेमचंद ने किया है। मतलब थोड़े से हम कहें कि सुशिक्षित व्यक्ति की तरह से न बोलकर थोड़ा सा अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल वो किया करते हैं, तो कंबल को कंबल बोलते हैं। माघ पूस की रात में कैसे कटेगी, उससे कह दो, उससे किससे, सहना से, कि फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकेगा। यहाँ ये जो हार शब्द है इसका अर्थ पराजय नहीं है। इस हार शब्द का अर्थ है खेत, और हम राजस्थान के शेखावटी इलाके में जिसे हाड़ी कहते हैं, मतलब सर्दी के वक्त जो रबी की फसल है उस रबी की फसल को हाड़ी कहा जाता है। तो सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को हाड़ी कहा जाता है, और हाड़ी शब्द हार शब्द का ही अपभ्रंश है, और हार शब्द का अर्थ है खेत, कि वह खेत में कैसे जा सकेगा। मगर सहना मानेगा नहीं। दोनों बातें हैं कि हम खेत में कैसे जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में विचार आता है कि सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, मतलब डराएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मर जाए, उसकी तरफ से चाहे जाड़े में मर जाए तो सिर से बला टल जाएगी। जाड़े में भले मर जाए लेकिन कम से कम सिर से जो बला है वह बला तो टल जाएगी। बला का अर्थ होता है आफत। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, और मतलब शरीर से वह कैसा था, हष्ट पुष्ट या
भारी भरकम था, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। और नाम में क्या था उसका? हल्कू। तो नाम और शारीरिक स्थिति में तालमेल न होना, कि नाम आंख कांधा नाम नहीं सुखी, वह स्थिति यहाँ पर बनती है। डील से, शरीर से वह भारी भरकम, डील का अर्थ होता है शरीर, शरीर से भारी भरकम था, लेकिन उसका नाम था हल्कू। नाम नयन सुख और आंख से अंधा, वो वाली कहानी आ गई। जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छुट्टे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल, मतलब कोई दान में दे देगा आपको कम्बल? न जाने कितनी बाकी है। यहाँ इस बाकी शब्द का अर्थ है कर्ज या उधार। पता नहीं कितना उधार है या कितना कर्ज है इसका, जो चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, बाकी काट दे, उधार दे दो। चलो छुट्टी हुई भाई, पूरे मौसम में आप मर मर कर पूरी मेहनत से काम करो, जो उपज होती है उससे उधार चुका दो, और फिर बस छुट्टी होगी, घर में अनाज का दाना शेष नहीं रहता। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है ये वाक्य? ये वाले वाक्य ये मुन्नी की तरफ से कहे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मुन्नी जो कि एक स्त्री पात्र है, और स्त्री पात्र की जो हम कहें जो आवेश है, वो आवेश इन शब्दों के माध्यम से, इन पंक्तियों में झलक रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद कहीं ना कहीं नारी शक्तिकरण के पक्ष में थे। पेट के लिए मजदूरी करो, अब जो खेत में हुआ उससे तो क्या किया, उधार चुका दी, अब पेट पालने के लिए मजदूरी करते रहो पूरे साल भर। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? ये वाक्य भी नारी शक्तिकरण की बेमिसाल, ये सॉरी मिसाल पेश करता है। लेकिन इसी के साथ मुन्नी जो है वह आदर्श स्थिति से यथार्थ में आ जाती है, और ये कहानी यथार्थवादी कहानी है। कौन सी कहानी है? यथार्थवादी कहानी है, अर्थात इसमें कोई सुंदर स्थिति लेखक के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, मतलब वह आदर्श से निकलकर यथार्थ स्थिति में आ गई, और उसे ध्यान में आया कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। कौन से वाक्य में? तो क्या गाली खाऊं? ये वाक्य एक कठोर, एक दुर्दांत, एक निर्दयी जंतु की तरह से मुन्नी को घूरे जा रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले। आला कहते हैं कच्चे घर में सामान रखने के लिए जो खांचे बनाए होते हैं, उन खांचों के ऊपर एक टांड के जैसी और एक हम कहें कि आकृति बनी होती थी, उस पर से उसने रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। किसने? मुन्नी ने। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, कि तुम इस बार से खेती छोड़ दो, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। मतलब मुन्नी अभी भी कह रही है कि तुम खेती छोड़ो और मजदूरी करो, ताकि किसी की धौंस तो नहीं रहेगी, मतलब किसी का दबाव तो नहीं रहेगा। धौंस का अर्थ यहाँ पर है दबाव से, कि किसी का दबाव तो नहीं रहेगा। नारी शक्तिकरण की मिसाल। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, और उस पर ये धौंस, ये दबाव। और हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से, मजदूरी का अर्थ यहाँ पर है मजदूरी, मजदूरी का अर्थ क्या है? मजदूरी। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में बोली जाने वाली भाषा का प्रेमचंद ने इस्तेमाल किया, इसलिए मजदूरी के स्थान पर हम मजूरी ही बोलते हैं। तो मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, कंबल के लिए, वह आज निकले जा रहे हैं। वो एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता का अर्थ यहाँ पर असहाय स्थिति, हमने स्वयं लिखा है असहाय स्थिति कोष्टक में, बाकी प्रेमचंद ने इतना ही लिखा था, उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। मतलब उसका माथा नीचे झुका हुआ था, नत था, और नत इसलिए कि
स्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी, वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था और उस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाने के कारण से उसका माथा झुका हुआ था। अब शुरू होता है दोस्तों दूसरा पार्ट, दूसरा भाग। पूष की अंधेरी रात, पूष का महीना लग गया है और अंधेरी रात है। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तारे भी ऐसे लग रहे हैं, तारे इतने मध्यम हम कहें कि जगमगा रहे थे, या तारे इतने मध्यम रोशनी से टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सर्दी की वजह से वे भी ठिठुरे रहे हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। तो यहाँ बता दें आपको कि पत्तों की एक जो छतरी बनाई थी, ये सॉरी, पत्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा, भाई आधा तय हो रहेगा ऐसे। पत्तों से बनी छतरी जिसे मढ़ैया कहते हैं, बांस का खटोला था और पुरानी गाढ़े की चादर थी, मतलब एक सूती चादर जो आमतौर पर गरीब व्यक्ति ओढ़ा करते थे, क्योंकि रेशमी वस्त्र उनकी पहुंच से, रेशमी या ऊनी वस्त्र उनकी पहुंच से बाहर हुआ करते थे। तो इस गाढ़े की चादर के माध्यम से लेखक ने किसान परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला हमारे सामने रखा है। और घाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, मतलब वो एकदम से घूम घाम के यूं, और हम कहें कुंडली मारकर सो रहा था। तो उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आते थे। दो कौन कौन थे? जबरा और हल्कू। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए, मतलब एकदम से वह भी कुंडली मारकर सो गया, घुटने उसके एकदम गले से चिपक रहे थे इस प्रकार से, क्योंकि सर्दी भयंकर थी और उसके पास से सर्दी के बचाव के लिए बहुत ही पतला और बहुत ही कमजोर सा वस्त्र था। कहता तो था, वह किसे संबोधित कर रहा है? जबरा को। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? कि तेरे को ऐसा लगा होगा कि ये जो हल्कू है वो हलवा पूरी खाने जा रहा है और दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। आपने ध्यान दिया होगा कुत्ता हमेशा अपने स्वामी, अपने मालिक के आगे चलता है। अब रो नानी के नाम को, कि अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक जम्हाई लेकर चुप हो गया। जम्हाई का मतलब है, होता है जो पूरा मुंह खोल के जोर की सांस लेना, और उसे हमें हमारी भाषा में उबासी कहते हैं। तो जबरा ने एक जोर से जम्हाई या एक उबासी ली और चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने, श्वान का अर्थ आप जानते हैं कुत्ता होता है, तो कुत्ते की बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। ताड़ने का मतलब होता है पहचानना, कि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ठंडे होने का मतलब मरना भी होता है। यह रांड पछुआ, यहाँ पर आप इस शब्द पर गौर करें, यह रांड पछुआ। रांड महिलाओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक अपशब्द है, और पछुआ यहाँ पर पश्चिम दिशा से आने वाली हवा, ठंडी हवा के लिए। तो पश्चिम दिशा से जो ठंडी हवा आ रही है, उस हवा को, हवा स्त्रीलिंग होती है, और स्त्रीलिंग के प्रति या स्त्रियों के प्रति गांवों में किस प्रकार की धारणा प्रचलित थी, इस शब्द के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। बर्फ लेने का अर्थ होता है बहुत ठंडी आ रही है। उठूं एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। तो हल्कू कितनी चिलम पी चुका था? 8 चिलम। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान, भगवान किसके लिए आया है? कोई धनी या पूंजीपति व्यक्ति के लिए ऐसे पड़े हैं। और एक एक भगवान जो धनी या पूंजीपति लोग हैं, वे ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। गर्मी से घबरा कर इसलिए कि जाड़ा भी चला जाए, तो जाड़ा, सोच के देखिए कि जाड़ा जो है वो इन धनी लोगों के पास जाता है, तो धनी लोगों के पास से वह गर्मी से घबरा कर भाग उठता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास सर्दी से बचने के लिए या सर्दी से अपना बचाव करने के लिए खूब सारे संसाधन मौजूद होते हैं, इसलिए मतलब वहां पर उनको सर्दी नहीं लगती है। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए कि उनके पास मोटे मोटे कंबल होते हैं, लिहाफ होती है, गद्दे होते हैं। मजाल है कि जाड़े का वहां पर गुजर हो जाए, मतलब जाड़ा वहां टिकता ही नहीं है। तकदीर की खूबी है।
भाई ये तो नसीब नसीब की बात है, मजूरी हम करें और मजा दूसरा दूसरे लौटे। यहाँ पर पूंजीवाद का जो पूंजीवाद पर एक करारा प्रहार प्रेमचंद के द्वारा इस वाक्य के माध्यम से किया गया है कि काम कोई करे और उसका आनंद कोई दूसरा ले, या उससे और हम कहें कि उसका लाभ कोई दूसरा लेता है। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, पर जरा मन बदल जाता है। कि जाड़ा तो इससे नहीं जाता, लेकिन क्या होता है, मन बदल जाता है। मतलब एक बार ध्यान किसी दूसरे चीज में लग जाता है तो एक बार जो सर्दी वाली बात थी वह थोड़ी कम हो जाती है। जबरा ने उसके मुंह की ओर से और प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू ने कहा कि मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए, मतलब उसके घुटनों पर, और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी, और सांस, अब मानते हैं कि कैसी भी सर्दी क्यों ना हो, सांस हमेशा गर्म ही निकलती है। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा, कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, मतलब उसका शरीर कांपने लगा। किस वजह से? सर्दी की वजह से। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। यहाँ उपमा दी गई है जाड़े को, और उपमा अलंकार। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। किसको? उस कुत्ते को। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, कुत्ते की शरीर से दुर्गंध आ रही थी जो असहनीय थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। आत्मा में तो उस कुत्ते, देखिए जबरा ने क्या सोचा कि स्वर्ग यही है, मतलब जो सुख आपको किसी दूसरे व्यक्ति या अपने परिजनों के सानिध्य से प्राप्त हो सकता है, वही असली स्वर्ग है। तो वह सुर्ख यही है, स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी, कुत्ते के प्रति किसी प्रकार की घृणा उसके मन में नहीं थी, बेशक उसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था, वह अपनी असहाय स्थिति से आहत नहीं था, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री का अर्थ होता मित्रता, ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वारे खोल दिए थे, और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। मतलब उसके मन की, उसके दिल की जो स्थिति थी वह बड़ी पवित्र पाक हो गई थी। सहसा अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि पशुओं की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बड़ी सजग होती हैं मनुष्य के बजाय। वो दौड़ हमसे तेज सकता है, सूंघ हमसे तेज सकता है, सुनने दिखाई देना। अब परिंदे कितने ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, लेकिन धरती पर पड़े हुए किसी जानवर को या अपने चुगे को वे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इतनी हम कहें इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत नहीं होती। तो कुत्ते ने या जबरा ने एक जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। किसने? विशेष आत्मीयता किसने दर्शाई थी? विशेष आत्मीयता हल्कू ने। तो उससे उसके मन में एक नई स्फूर्ति पैदा हुई, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। यहाँ भौंकने का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, भूंकने का ही किया गया है। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, और चुमकार कर शब्द के स्थान पर हम पुचकार कर शब्द इस्तेमाल करते हैं। पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार मतलब खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दौड़ता।
कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। मतलब कर्तव्य उसकी ड्यूटी थी कि खेत की रखवाली करना उन दोनों की। तो हल्कू अपनी सॉरी जबरा अपनी ड्यूटी पूर्ण तरीके से निभा रहा था। उसे अपने कर्तव्य का भान था, उसे अपने कर्तव्य के बारे में, वह अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठ था, निष्ठावान था। तीसरा भाग शुरू होता है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। पूरी पंक्ति में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार मिलेगा, क्योंकि शीत से हवा से धधकना, धधकना तो आग धधकती है, लेकिन यहाँ पर क्या धधक रही थी? हवा धधक रही थी। और किससे? शीत से। ताप से हवा धधकती ना, तब तो बात जचती थी, लेकिन यहाँ पर शीत से धधक रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह है हिम बह रहा है। हिम का अर्थ यहाँ पर है बर्फ से। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है उसने अंदाज लगाया। और हम जानते हैं कि हमारे पुरखे इसी प्रकार से चांद तारों को देखकर और रात के या समय का हम कह सकते हैं अनुमान लगा लिया करते थे। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। मतलब क्या है? अभी आधी रात भी नहीं हुई है, अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। एक गोली के टप्पे पर मतलब आप एक गेंद फेंकते हैं, वह टप्पा खाकर जिस दूरी पर जाती है उतनी दूर पर आम के पेड़ों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं, कि जाकर बाग से पत्तियों का ढेर लगा लूं और उनको जलाकर उनसे अपने शरीर को ताप प्रदान करूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, और उस समय यदि कोई पत्तियां बटोरते हुए देख लेगा तो पहचान नहीं पाएगा, सोचेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे रहा नहीं जाता। हो सकता है उन पत्तों में कोई जानवर छुपा बैठा हो, लेकिन जो भी हो अब बैठा रहा नहीं जा सकता। मतलब स्थिति असहनीय हो गई थी। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उसने किस के पौधे उखाड़े? अरहर के। और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। तो यहाँ ध्यान देंगे कि झाड़ू हल्कू ने किससे बनाई थी? अरहर के पौधों से। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दूम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठाठे हो जाएंगे। मतलब कुछ तो गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, कि एक बार गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। बहुत रात है इसका अर्थ है बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की तरफ चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। अंधकार में भी यह जो पवन था, जो निर्दय था, ठंडी हवा थी, वो पत्तियों को जैसे कुचल कर आगे बढ़ी जा रही है। वृक्षों से ओस की बूंदें टपक टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। तो हवा के साथ किसके पौधे की खुशबू आई? मेहंदी के पौधे की। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है? उसने उससे पूछा क्या तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है? जबरा को कहीं जमीन पर पड़ी हुई एक हड्डी पड़ी मिल गई। वह उसे चिंचोड़ रहा था, मतलब उसे चबाने का प्रयास कर रहा था या उसके साथ ही उसे खाने का प्रयास कर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे। कभी माघ की पूस की रात में बाहर निकल के देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे स्थितियां होती हैं, हालतें खराब हो जाती हैं। नंगे पांव गले जाते थे। नंगे पांव उसके नंगे थे तो और ज्यादा ठंडे। और गले जाने मतलब गलना क्रिया, कि पांव गल रहे थे। यहाँ पर गले का अर्थ वो नहीं समझ लेना गला, यहाँ गले का अर्थ गला नहीं समझना है, गलना क्रिया से। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। इस अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा।
उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी, मतलब खूब ऊंची लपटें उठ रही थी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। जैसे अंधकार ऊपर से नीचे आ रहा है और इन वृक्षों ने, बड़े बड़े वृक्षों ने, आम के बड़े बड़े पेड़ों ने अपने शिखर पर या अपने सिरों पर उस अंधकार को झेल लिया है या वहीं पर ही रोक रखा है, क्योंकि नीचे आग जल रही थी तो नीचे प्रकाश था और ऊपर अंधेरा। अपने सिरों पर संभाले हुए हो अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। जैसे समुद्र में कोई नाव, छोटी नाव और हिलती मचलती हुई सी दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से ये लपटें भी हिलडुली रही थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोहर का मतलब होता है दो कपड़े। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में आए तेरे जी में जो आए सो कर, कि तेरे जी में जो आवाज है सो कर, यार तो ये बैठा है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं कर कहा, करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, कि जब इतनी आग जला ली तो क्या अब ठंडी लगती रहेगी? पहले से यह उपाय नहीं सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। आपने दृष्टि बिंदु में पढ़ा था कि मनुष्य की जीवटता, तो जीवटता यहां आपको दृष्टिगत होगी कि इस अलाव को कूद करे पार करें, मतलब आग जो जल रही है उसके बीच से हम उधर कूदें, कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा, मतलब उसके साथ वो जैसे बात कर रहा है एक छोटे भाई की तरह से या मनुष्य की तरह से, कि दे दी बेटा जल गया तो मैं दवा दारू नहीं करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। और साथ ही उसने कहा कि मुन्नी से मत कह देना, नहीं तो लड़ाई और करेगी, कि तो आगे के ऊपर से कूद रहा था, ज्यादा जवान बन रहा है क्या? यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी, क्योंकि ठंडे थे पैर, तो सर्दी में ऐसी आग से उसे कोई खास दिक्कत महसूस नहीं हुई। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। गिर्द का मतलब आग के, जैसे यहाँ आग जल रही है और यहाँ से जब हल्कू तो इधर कूद गया और जबरा यहाँ से इधर आकर उसके पास खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, कि ये सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। और वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अब हल्कू अलाव के दूसरी तरफ पहले वाली साइड में फिर से चला गया और यहाँ से शुरू होता है चौथा भाग। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती, मतलब उसमें उसकी रोशनी थोड़ी सी दिखाई देती, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता था, कि आलस से उसे दबाए जा रहा था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया हुआ है। शायद नील गायों का झुंड था। नील गायों को अपन रोजड़े कहते हैं, वही। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मतलब वह अपने आप को दिलासा दे रहा है या अपने आप को कहीं ना कहीं भ्रम में रखे हुए, नहीं कि जबरा के रहते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नौच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है कि नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, जबरा के रहते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी वैसा कैसा धोखा हुआ। और उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली, मतलब वो चरचराहट या चरने की जो आवाज है वो आई। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, मतलब कि यहां से हिले नहीं कि मरे नहीं। कैसा दंदाया हुआ था, कैसा दंदाया हुआ। दंदाया शब्द का अर्थ होता है दांतों का किटकिटाना, कि कैसे दांत किटकिटा रहे थे।
इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा, असहनीय। वह अपनी जगह से नहीं हिला, उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। इस प्रकार से हम खेतों से में घुसे हुए जानवरों को जब भगाते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं। जबरा फिर भूख उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गए खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता का मतलब होता है कर्महीनता की स्थिति, काम न करने की स्थिति। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी। चारों तरफ ही मतलब दिन काफी ऊपर चढ़ाया था। और मुन्नी कह रही थी, मुन्नी घर में बैठी मुन्नी और खेत में बैठे हल्कू का इंतजार कर रही थी कि वो आएगा। वो नहीं आया तो मुन्नी खुद खेत में आती है, देखती है। मुन्नी कह रही थी, आज क्या सोते ही रहोगे, तुम यहां आकर रम गए। और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोले, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब होता है सारा खेत बर्बाद हो गया। और सत्यानाश जो है वह सत्य जोड़ नाश के संयोग से बना है। और हम कह सकते हैं कि ये दीर्घ संधि का एक अपवाद है, जैसे विश्वामित्र है, जैसे मूसलाधार है। सत्य जोड़ नाश से सत्यानाश बना है। भला ऐसा भी कुछ होता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ कि तुम यहाँ रात को और ये रखवाली करते हो, तो इससे क्या हुआ? तुम तो खेत में गए नहीं। हल्कू ने बहाना किया कि मैं तो मरते मरते बचा हूं, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं कि तेरे को पता है मैं तो जिंदा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। पेट में ऐसा जबरदस्त दर्द हुआ था कि मैं तो मरते मरते बचा हूं। बहाना कर रहा है। फिर दोनों खेत की डांड पर आए। खेत की डांड का मतलब होता है खेत की सीमा पर। दोनों खेत यहां से है जैसे, और ये इनका डांड। सारा खेत रोंदा हुआ पड़ा, देखा सारा खेत रोंदा हुआ पड़ा है। और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ने हो। दोनों खेत की दशा देखकर दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब पूरे साल भर कैसे गुजारा होगा। पर हल्कू प्रसन्न था। बताइए हल्कू प्रसन्न क्यों था? क्योंकि सबके अपने अपने सत्य होते हैं। और मुन्नी का सत्य तो ये था कि पूरा साल कैसे निकलेगा, और हल्कू इसलिए प्रसन्न था कि पीछा छुड़ा खेत में तो नहीं आना पड़ेगा सर्दी की रात में। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। माल गुजारी का मतलब होता है जमींदार का जो टैक्स होता है, जो कर होता है, वह माल गुजारी कहलाता है। अपने 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 भाषा में राजस्थानी में माल कहे जा, वो माल अब कह चुकाऊंगा। तो माल कैसे चुकाने की बात कह रही है मुन्नी? मजदूरी करके। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। हल्कू ने कहा कि रात में बेशक हमारा खेत उजड़ गया, खेती उजड़ गई, लेकिन कम से कम यहां आकर सोना नहीं पड़ेगा और सर्दी ठंड तो नहीं मरना पड़ेगा। कम से कम ये एक किसान जीवन का यथार्थ है, जो प्रेमचंद ने इस पूस की रात नामक कहानी के बहुत ही बेमिसाल कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष से रखा है। शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। सहना यह साहूकार या उसका भेजा हुआ कोई आदमी है। कम्बल का अर्थ है कंबल, हार का अर्थ होता है खेत, पूष का अर्थ होता है पौष का महीना, बला का अर्थ है आफत, बाकी का अर्थ होता है उधार। मड़ैया खेत में बनाई गई कच्ची झोपड़ी। पछुआ का मतलब है पश्चिम दिशा से बहने वाली ठंडी हवा। आले आले आला कच्चे घर की दीवार में सामान रखने हेतु बनाया गया कोई खांचा। मालगुजारी का मतलब होता है जमीन का कर या टैक्स। और दंदाया का मतलब होता है दांत किटकिटाना। और अकर्मण्यता का अर्थ होता है कर्महीनता या काम न करने की स्थिति को अकर्मण्यता कहा जाता है।
साथियों, हम अभिनव सरवा और इस कहानी के जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो आपने यहाँ देख भी लिए होंगे। अगले वीडियो में हम इस कहानी के प्रश्न उत्तरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।